Hello everyone, welcome to Free Study. So this is next video for September 2020 Current Affairs Compilation and आज हम पेज नंबर 99 to 108 करेंगे। आप पीडीएफ से मैच कर सकते हैं। सो GS2 हमारा कंप्लीट हो गया है, GS3 से स्टार्ट करते हैं। टोटल 188 पेजेस हैं पीडीएफ के अंदर, 80 पेजेस मोर। सो अगर हम 10 पेजेस पर डे भी करते हैं सो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बाय 7th और बाय 8th नवंबर। ठीक है, इसके बाद हम अक्टूबर का करंट अफेयर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड वीडियोस को भी ज़रूर आप शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे वो बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। जो साइंस बैकग्राउंड या किसी और बैकग्राउंड से भी हैं तो उन्हें भी ईजिली समझ में आ सकता है। ये इतना टफ नहीं है बिकॉज दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू आवर स्टडीज़, तो ये समझना ही होगा। तो देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली जो है वो आरबीआई यूज़ कर रही है फॉर द ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट भी हम देखेंगे क्या है, उससे पहले आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस देख लीजिए, दैट इज़ ओएमओ। ये मार्केट के अंदर एक्चुअली कंट्री के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाने एंड कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे सेंट्रल बैंक यूज़ करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल करने के लिए। बेसिकली अगर मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल ये पब्लिक है, ठीक है, एंड ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है, मींस महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो पब्लिक के पास से पैसा क्या करना है, कम करना है। पैसे कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू करती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिकनी शुरू होती हैं तो लोग अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने में लगा देते हैं। अल्टीमेटली लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम, एंड इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में। सो ये बेसिक मीनिंग होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। अगर मान लीजिए कंट्री के अंदर हमें मींस इन्वेस्टमेंट करानी है, हम चाहते हैं कि पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करे, हम मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सिक्योरिटीज़ को परचेज करना शुरू करेगी। तो पब्लिक क्या करेगी, सेल करेगी। सेल करेगी तो पब्लिक के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर दो और ब्रांचेस ऑपरेशन ट्विस्ट के आरबीआई करने जा रहे हैं, जिसके अराउंड 20,000 करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ेगी। एंड जो टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं वो भी 1 लाख करोड़ के होने वाले हैं। तो रेपो एंड रिवर्स रेपो क्या होते हैं, तो ये बेसिक टर्म्स हैं एंड मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि ये आपको पता होंगे। फिर भी अगर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मान लीजिए ये आपका अगेन ये हमने बना लिया है अपना सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और ये हमारा आरबीआई हो गया है और ये हमारे पास हैं बाकी बैंक्स। ठीक है, काफ़ी सारे बैंक्स हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन बैंक्स को क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो लोन चाहिए तो ये क्या करते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं एंड आरबीआई से पैसा मांगते हैं। तो आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्हें लोन देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। एंड ये बैंक जब आरबीआई के पास पैसे जमा करते हैं उस पर इन्हें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट भी होता है दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस एंड रेपो रेट होता है आपका शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए। अब देखिए इसके थ्रू जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, इसके थ्रू क्या करने की कोशिश की जा रही है, बैंक जो हैं वो फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशंस जो हैं वो लेकर आने वाले हैं, इसीलिए लिक्विडिटी को बढ़ाने एंड घटाने के लिए, ये मीनिंग था। अब ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू करेंगे, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म बेसिकली लेस देन 1 ईयर आप लगा सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू करेंगे थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि सेलिंग एंड बाइंग किसके थ्रू होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। तो यहाँ लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपको ऑप्शन देगा कि आप गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं वो खरीद लीजिए, एंड अगर पब्लिक के पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं तो वो वहाँ पर जमा कर दीजिए। तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू बेसिकली ये है, जो आरबीआई है, देखिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है एंड इकोनॉमिक्स को मैंने पहले स्कूल में पढ़ाया हुआ है, तो मैंने 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाई है स्कूल के अंदर।
मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझा सकती हूँ, और लेकिन समय की कमी की वजह से मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म्स जो हैं वो ये उम्मीद करके चलती हूँ कि आपको पता होंगी। अदरवाइज़ काफ़ी बेसिक से अगर हम करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड अगर आपके पास कोई, अगर आप कहीं से कोचिंग लेते हैं या आप 11th 12th की बुक पढ़िए इकोनॉमिक्स की, आपको बेसिक टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एंड आप पेपर 3 आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आपने अभी जो एग्ज़ाम देखा होगा प्रीलिम्स का, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक लेवल के नहीं थे, ठीक है, वो थोड़े हायर लेवल के ही थे, एंड थोड़ा मुझे ऐसे लगा मेन से रिलेटेड भी थे। इसीलिए बेसिक टर्म्स तो पता होनी ही होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक टर्म्स पता हैं तभी आप थोड़ा हायर लेवल को समझ पाएंगे। एंड अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कोई समझा सकता है तो फिर आप किसी से समझ लें, ये बहुत आसान रहेगा एंड बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि खुद से समझते हैं तो समझ आता भी नहीं है। ठीक है, जैसे मुझे थोड़ा ज्योग्राफी कम समझ में आया था जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था, तो इसीलिए आप थोड़ा सा किसी की हेल्प ले लीजिए, बेसिक टर्म समझ लीजिए, पूरी पूरी बुक मत पढ़िए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे जीडीपी हो गया, नेशनल प्रोडक्ट हो गया, तो इस सब को थोड़ा समझ लीजिए, इन्फ्लेशन को समझ लीजिए, मनी मल्टीप्लायर को पढ़ लीजिए, तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दिस इज़ योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ जनरल पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, इनको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ क्या की जा रही हैं, बेची जा रही हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का मतलब ये हो गया कि आपको कम समय के लिए सिक्योरिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ क्या करी जा रही हैं, परचेज करी जा रही हैं। तो जब गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आप खुद सोच कर देखिए, अगर आपसे कोई चीज़ खरीदेगी, या हम अगर मान लीजिए बैंक के अंदर कुछ भी पैसा जमा करते हैं, तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कम मिलता है। एंड जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है पब्लिक से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्का सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करना होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। ठीक है, आपके डिपॉजिट्स पे कम मिलता है एंड आपको लोन पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या ले रही है हमसे, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ ले रही है, तो उस पर क्या करेगी, रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, आगे समझ में। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश की जा रही है, एंड क्योंकि सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आपको दे रही है, तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं उनको क्या करने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक फंडा था। नाउ इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन बॉन्ड प्राइजेस एंड देयर यील्ड्स। इफ सेंट्रल बैंक बाइज बॉन्ड्स, डिमांड राइजेस, प्राइस ऑल्सो राइजेस। अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देती है, तो लोगों को क्या लगता है कि हाँ ये बॉन्ड्स अच्छे हैं, तो लोग भी उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। और अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करते चले जाते हैं तो उस चीज़ की कीमत अल्टीमेटली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड पहले 100 रुपीज़ का मिलता था एंड फॉर एग्जाम्पल 180 का सेल हो जाता था, आपको 80 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था। अब उसकी कीमत बढ़ के हो गई मान लीजिए 130 रुपये, लेकिन 180 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बचत हो रही थी 80 की, यहाँ आपको बचत हो रही है 50 की। तो अगर प्राइजेस बढ़ते हैं, बॉन्ड प्राइजेस बढ़ते हैं, अगर 100 से 130 हो जाता है, तो आपका जो यील्ड है, जो प्रॉफिट है, वो 80 से घटकर कितना हो गया, 30। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन बॉन्ड प्राइजेस एंड देयर यील्ड्स। यील्ड्स बेसिकली कितना आपको बचत हो रही है। तो अगर बॉन्ड यील्ड्स के प्राइजेस कम होंगे तो फिर आपकी बचत बढ़ेगी, एंड अगर ये बचत, बॉन्ड यील्ड जो है वो कम होगी, इट मीन्स प्राइजेस क्या हुए हैं, बढ़े हैं। मीन्स आपकी जो कमाई थी वो 80 से कितनी हो गई, 50 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे यही किया जा रहा है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आपसे क्या कर रही है, परचेज कर रही है, तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खरीदेगी, एंड आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। मीन्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के जो प्राइजेज होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, जो रिटर्न एक्सपेक्ट की जा रही है लॉन्ग टर्म सेविंग से, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, सो एट लास्ट अगेन मेन एम यही है कि जो लोग हैं उनको अगर लोन सस्ते दिए जाएं तो उससे कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़े। ऐसा ना हो लोग अपने पास पैसा रख के बैठ जाएं, क्योंकि पैसे को खर्च करना बहुत ज़रूरी है, खर्च करेंगे तभी जीडीपी बढ़ेगी। अब इसके फ़ायदे किस किस को होंगे, एक तो फ़ायदा होगा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स को। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स मतलब हमें, हमारी जो इनकम है मान लीजिए फिक्स्ड है, हर महीने इतने रुपए सैलरी मिलती है, हम इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें पता होता है कि हम इतने पैसे हर महीने बचत करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म ले लेते हैं।
ओके तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ क्या कर रही है, वो सेल कर रही है। तो इसमें जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स होंगे वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास एक सेफ साइड होगी कि हाँ हमारे पास इतनी इनकम तो है ही है। कंज्यूमर्स एंड बोरोअर्स को किससे फ़ायदा होगा, कंज्यूमर्स एंड बोरोअर्स को लोन सस्ते मिलेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी एंड स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना एंड खरीदना मार्केट से, किस लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने एंड घटाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो स्टार्टअप से क्या मतलब हो रहा है, अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना, ताकि विलेज के अंदर भी लोग क्या बने, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है जब आपके अंदर कोई काम करवाने की स्किल हो, ये दिस इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उससे क्या होगा, इससे गाँव के अंदर प्रोग्रेस होगी, सपोर्ट मिलेगा उन्हें, कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, 23 स्टेट्स में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अराउंड 2000 ट्रेंड कैडर जो हैं वो लगाए जाएंगे। एंड ये मींस कम्युनिटी जो एंटरप्राइज प्रमोशन है, ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, CRPEP, दैट इज़ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन। तो ये लोग जा जाकर सर्विसेज देंगे रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, एंड 1 लाख एंटरप्राइजेस को ये सपोर्ट करेंगे कि इस तरीके से आप अपना खुद का कोई काम कर सकते हैं। इसे कौन स्टार्ट कर रहा है, इसे स्टार्ट करिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2016 की में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि लोगों को सेल्फ रोजगार मिले, हेल्प मिल सके फाइनेंशियली भी एंड ट्रेनिंग भी मिल सके। जो लोकल कम्युनिटी कैडर्स हैं वो भी हेल्प करें एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने में। ये ध्यान रखिएगा, EDII दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद, ये टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, इंडिविजुअल्स को भी हेल्प करेंगे एंड ग्रुप एंटरप्राइजेस को भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ईज टू मीन्स पहले भी कोई ईज आया होगा। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में का इंडेक्स है कि बैंकिंग के अंदर कितने रिफॉर्म्स हुए, कितना ईजीनेस आ गई है। तो ये इसीलिए है, मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, खड़े रह रहे हैं, ठीक है, कोई अभी कभी बोल रहे हैं लंच हो रहा है, कभी कुछ, आपने देखी होगी ये प्रॉब्लम। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए इन्हांस्ड एसेस एंड सर्विस में एक्सीलेंस आए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैसा परफॉर्म कर रही हैं 2018 से 2020 तक देखा जाएगा। इसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2018 के अंदर। एम यही है कि बैंकिंग जो हो वो क्लीन हो एंड स्मार्ट हो, ठीक है, जल्दी जल्दी काम हो, अच्छा अच्छा काम हो। इसको इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन एंड ऑथर्ड बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसके थ्रू इसको कमीशन किया जाएगा। ये परफॉर्मेंस मेजर करेंगे 120 प्लस ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स पर, एंड बेस यही है, बेस ईज 1 को देखकर इसको लॉन्च किया गया है। 6 थीम्स देखी जाएंगी, क्या बैंक वाले रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग है या नहीं है, क्रेडिट ऑफ टेक कितना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटलाइजेशन है या नहीं है, गरीब लोगों को कितना हेल्प कर रहे हैं, कस्टमर को कितना रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई खड़ा है किसी को जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो उद्यमी मित्र हैं या नहीं, उद्यमी मीन्स, उद्यम मीन्स बिजनेस, बिजनेस को हेल्प करते हैं या नहीं करते। अगर कोई अपना बिजनेस करने के लिए लोन लेने जाता है तो वो उनके मित्र बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, कैसा गवर्नेंस है, कैसा ह्यूमन रिलेशंस हैं, तो वो सब देखे जाएंगे। ठीक है, देन देखिए टॉप 3 बैंक्स इसके अंदर कौन कौन आई हैं। तो ये 3 बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने। तो नाम ध्यान रखिएगा, बॉस से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, बाकी आप कैसे भी लर्न कर लीजिए। बाकी दिस इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा, दिस इज़ स्टेट बैंक एंड दिस इज़ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। देन देखिए परफॉर्मेंस क्या रही, जो स्कोर हैं वो बढ़े हैं 37% से। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो थोड़े टेक इनेबल्ड हुए हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग गए हैं, स्मार्ट बैंकिंग से जो टाइम है वो भी अब कम होने लग गया है। एंड ये ध्यान रखिएगा, एक पब्लिक सेक्टर बैंक लोन्स इन 59minutes.com, ये एक वेबसाइट भी क्रिएट की गई है। टॉप 3 बैंक्स जो इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ट नहीं है लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, वो है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, ये आपके थे कि टॉप 3 कौन है, दीज आर द टॉप 3। एंड ये जो हैं ये आपके टॉप इम्प्रूवर्स हैं कि किसने इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है, तो 3 हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। RBI ने इशू किए हैं रुपी IR डेरिवेटिव्स। तो ये क्या होते हैं, ये इसीलिए हैं, देखिए IR से आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस आपके थोड़े से हो जाएंगे। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने देखा कि
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ का प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज़ है, आपने उसको कंसीडर किया, अपनी कंट्री के अंदर आपने देखा लेबर का कितना प्राइस लगता है, कैपिटल का कितना प्राइस लगता है, आपने ये सब देख के क्या किया, अपना एक पेन बनाया एंड उसकी कॉस्ट मान लीजिए आपने रख दी 15 रुपीज़। तो ये जो आपकी कॉस्ट ड्राइव हुई है ये इन सब फैक्टर से ड्राइव हुई है, सो उसको भी हम डेरिवेटिव बोलते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स भी होते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू आपने ड्राइव की है किसी किसी चीज़ को कैलकुलेट करके, दैट इज डेरिवेटिव्स। नो, आरबीआई ने ड्राफ्ट इशू किया है रुपी आईआर डेरिवेटिव्स के लिए, ताकि जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो हमारी कंट्री में नहीं रहते, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। जो डोमेस्टिक मार्केट हैं वो भी ऑफशोर मार्केट मीन्स दूसरी कंट्री के अंदर भी जाके कुछ काम करें, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, अच्छे से रेगुलेशन हो सके। यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है कि आप भी हमारी कंट्री के अंदर आइए, एक्सचेंज ट्रेडेड रुपी इंटरेस्ट रेट्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, जिसके थ्रू जो ओवरऑल सीलिंग है वो 5,000 करोड़ रुपीज़ तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो मीन्स उनकी जो नेट शॉर्ट पोजीशन है वो लॉन्ग पोजीशन से एक्सीड नहीं कर सकती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशंस तो रखनी पड़ेगी ना। देन यूज़र्स को बताना होगा कि वो रिटेल यूज़र्स हैं या फिर नॉन रिटेल यूज़र्स हैं। नॉन रिटेल यूज़र्स जो होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज़ योर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये रेगुलेटर्स होते हैं। रेजिडेंट कंपनीज हो गई जिनका मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ हो, नॉन रेजिडेंट्स हो गए, इंडिविजुअल्स के मीन्स अलावा नॉन रिटेल यूज़र्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के अंदर ड्राफ्ट आरबीआई ने इशू किया है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स अगेन जिनकी जो वैल्यू है वो ड्राइव की गई है, जैसे एक दो इंटरेस्ट रेट्स देखे, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स के प्राइजेस देखे, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख के इंटरेस्ट रेट ड्राइव किए गए हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, स्वैप्स होते हैं, स्वैप्शंस होते हैं, ये सब आपने कॉमर्स में या फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसल थर्ड कंप्लाइंट बॉन्ड्स। तो बेसल थर्ड क्या है, बेसल वन, बेसल टू, ये क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो एसबीआई ने बेसल थर्ड कंप्लाइंट बॉन्ड्स को इशू करके 7,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये इशू किए गए एंड ये क्वालिफाइड हो गए थे एज टायर 2 कैपिटल एंड 10 लाख रुपीज़ ईच जो है वो वैल्यू भी रही, ये आप रमेश सिंह से भी पढ़ सकते हैं। कूपन रेट जो रहेगा वो 6.24% रहेगा पर एनम 10 ईयर्स के लिए। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले बताती हूँ, ये बता देती हूँ फिर बताती हूँ कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है। कॉल ऑप्शन भी होगा अगर ये बॉन्ड्स होते हैं 5 साल के बाद एंड फिर हर 1 साल के बाद एंड एन एनिवर्सरी देयर आफ्टर। कॉल ऑप्शन क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी को कोई बॉन्ड्स आपने शेयर कीजिए, ठीक है। अब आपने उसको फ़ोन किया एंड कहा कि मुझे मेरे जो मैंने आपको बॉन्ड्स दिए थे मुझे मेरे बॉन्ड्स क्या करो, पहले आपने उसको सेल कर दिए, बोला मेरे बॉन्ड्स मुझे वापस दे दो, जो डेट डिसाइड हुई थी उस डेट से पहले ही मतलब पहले ही मुझे दे दो एंड मैं तुम्हें तुम्हारा सारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या करने वाला हूँ, वापस करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा ए ने बी को फ़ोन करके कहा कि मैंने जो तुम्हें बॉन्ड्स दिए थे वो बॉन्ड्स मुझे मेरे वापस कर दो, मैच्योरिटी डेट से पहले ही मैं तुम्हें तुम्हारा सारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा। तो ये होता है कॉल ऑप्शन। अब वो बी जो है वो तभी वापस करेगा अगर ये बात पहले से ही डिसाइड की गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन भी है। कॉल ऑप्शन का मतलब जहाँ पे जो बॉन्ड को इशू करने वाला है वो अपने बॉन्ड्स को वापस कॉल बैक कर सकता है मैच्योरिटी डेट से पहले ही प्रिंसिपल अमाउंट को पे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसल थर्ड की जो गाइडलाइंस है इसके अंदर ये ऑप्शन रखा गया है क्योंकि ये पहले से ही क्लियर करना पड़ता है। तो बेसल गाइडलाइंस क्या है, बेसल गाइडलाइंस जो हैं वो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बनाई हैं। ये बेसिकली सभी सेंट्रल बैंक्स का एक ग्रुप है जिन्होंने कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो सभी कंट्री फॉलो करेंगी। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने बनाए हैं ताकि जो बैंक के रिस्क हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा ठीक किया जा सके एंड इसे बेसल एकॉर्ड भी कहा जाता है। बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएगी एंड बेसल जो जहाँ पर स्विट्जरलैंड है वहाँ पे आपको हेडक्वार्टर भी मिलेगा BIS का भी, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। मेन एम यही है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास अकाउंट के अंदर इतना पैसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए बैंक को भविष्य में कोई घाटा हो जाता है या उन्हें कोई ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़े तो उनके पास इतना पैसा हो। बेसल वन जो है वो 1998 में आया था
एंड मेन एम इसका यही था कि क्रेडिट रिस्क, किसी को आपने बहुत सारा क्रेडिट दे दिया है बैंक ने, और अब जो लोन जो जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है वो लोग अपना पैसा लेने के लिए जाते हैं तो बैंक के पास पैसा ही नहीं होता, तो क्रेडिट रिस्क को फोकस करने के लिए एंड कहा था कि कम से कम आपको जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, ऐसे एसेट्स जो आपको लग रहा है कि ये रिस्क ही हैं, तो उसका 8% आपको अमाउंट रखना पड़ेगा। इंडिया ने 1999 में बेसल 1 को अडॉप्ट कर लिया था। बेसल सेकेंड 2004 में आया था, यहाँ पे भी 8% ही रखा गया था। यहाँ पे ये था और अच्छे से रिस्क को मैनेज कीजिए। 3 रिस्क बताए गए थे, कैपिटल रिस्क को देखिए, ऑपरेशनल रिस्क को देखिए एंड मार्केट रिस्क को देखिए। देन बेसल थर्ड जो है वो 2010 में आया, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2008 में। एंड कहा गया कि जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं उन्हें और ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बताइए, एंड 4 पैरामीटर्स भी ऐड किए गए थे, दैट इज़ कैपिटल, लिवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे सेंटर्स इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री के बाहर अगर कस्टमर्स, क्योंकि इंटरनेशनल है तो आपको अच्छे सर्विसेज मिल पाएंगे, फाइनेंस मिल पाएगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे, सर्विसेज मिल पाएंगे। लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, 3 नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज क्या क्या देते हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, मैंने ये चार्ट बनाया है। फंड्स आप ले सकते हैं, अपने एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, ग्लोबल टैक्स को मैनेज कर सकते हैं, ट्रेजरी को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। एंड साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 ये कहता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर खोल सकते हैं। अपने यहाँ पे पहला जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है वो गांधीनगर गुजरात में खोला गया है, दैट इज़ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सिंगापुर एक्सचेंज एक फॉर्मल एग्रीमेंट के अंदर आए हैं। ये गिफ्ट सिटी जो अभी हमने पढ़ा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, उसके ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, सो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अभी हमने करा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा एंड बेचा जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए या किसी को भी पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट एक तरीके से, एक सिंपल है, एक कागज़ है, उसके ऊपर लिख के दे दिया कि ये कंडीशन है, दैट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। थोड़ा और डिटेल में इसको करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 अप्रैल से 22 सितंबर तक 27 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज़ ने इतने पैसे उठाए हैं, 3.26 लाख करोड़ रुपीज़ उठाए हैं स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन से। 45% बढ़ोतरी पाई गई है। कौन कौन से स्टेट्स हैं ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको सारी साउथ के स्टेट्स मिल जाएंगी, राजस्थान हमारा वेस्ट में है। तो टॉप 5 बोरोइंग स्टेट्स हैं एंड इन्हीं स्टेट्स ने 54% बोरोइंग कर ली है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक ट्रेडिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मींस जो आप एक दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डेप्ट ऑब्लिगेशंस हैं, आपको अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई हैं, मीन्स अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो इट मीन्स आपने पैसा सरकार को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी गवर्नमेंट डेप्ट ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स भी इशू करता है, बॉन्ड्स भी एंड डेटेड सिक्योरिटीज़ भी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकता, वो सिर्फ बॉन्ड्स एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ही इशू कर सकता है। एंड सबसे खास बात ये होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर कि रिस्क ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पता होता है गवर्नमेंट पैसा दे देगी, आज नहीं तो कल दे देगी, तो रिस्क फ्री होती हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अलाउड होते हैं कि आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लिमिट्स के अकॉर्डिंग जो टाइम टू टाइम डिसाइड की जाती हैं। नाउ ये इतनी वॉलेटाइल क्यों हैं, वॉलेटाइल इसीलिए हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, फिर दूसरे मार्केट्स में डेवलपमेंट होना, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में डेवलपमेंट होना, तो उन सब का असर इन पर पड़ता है। अब देखते हैं व्हाट इज़ ए सेस। सेस क्या होता है, सेस देखिए, मान लीजिए टैक्स पर जो टैक्स लगाया जाए, दैट इज सेस। मान लीजिए टैक्स आपका बना है 120 रुपये एंड अब कहा गया कि आपको इस पर और 10% देना होगा, मीन्स 12 रुपीज़ देना होगा, क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान में जाएगा या फिर ये बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा, दैट इज सेस।
ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे लगाया जाता है। तो सेस जो है टैक्स ही होता है जो लगाती है सरकार, किस लिए, किसी पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर के लिए। ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पर लगता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसे कलेक्ट किया जाता है एंड किसी और पर्पस के लिए फिर यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए एजुकेशन सेस है तो एजुकेशन पे ही खर्च करना होगा, हेल्थ सेस है तो हेल्थ पे ही खर्च करना होगा। सो ये परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता, ठीक है। जैसे एजुकेशन सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, कल्याण सेस हो गया। टैक्स एंड सेस में डिफरेंस देखिए मैंने बनाया हुआ है, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर दिया एक तरीके से। तो टैक्स मतलब क्या होता है, टैक्स आपका इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, सेस जो है वो इन पे लगाया जाएगा। ये आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। सेस भी पहले कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जिस पर्पस के लिए लगाया गया वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। सेस किसी पर्पस के लिए होता है, टैक्स किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है। देन देखिए न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंटर ने 1.1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रिटेन करके रखा हुआ है एंड उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया था। एंड ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया एंड रिपोर्ट में भी कहा। क्या कहा कि 1,24,000 करोड़, 1,24,000 1,24,399 करोड़ जो सेस था वो क्रूड ऑयल के लिए लिया गया था, लेकिन वो डेजिग्नेटेड रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, मींस ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड को नहीं दिया गया। एक जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया गया था जो कि एक हड्डी बनी हुई है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, एंड इसके अकॉर्डिंग भी 40,806 करोड़ रुपए का आपको कम क्रेडिट किए गए हैं। किसके लिए, जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड के लिए। एक्चुअली जब जीएसटी आया था तो सरकार ने कहा था कि आज स्टेट्स को जितना भी लॉस होगा तो वो हम इसके थ्रू उनको पे करेंगे, लेकिन अब सरकार जो है वो हल्का सा अपनी बात से पलटती हुई नहीं लेकिन थोड़ा डिले करती हुई नज़र आ रही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं एंड यहाँ पे आपके इंश्योरर्स हैं, ठीक है। बैंक्स कौन कौन से होते हैं, तो आई थिंक सिर्फ बैंक्स ही नहीं होते आपके जो जैसे आपका हो गया, एक तो आई थिंक एसबीआई है, देन आपका आईसीआईसीआई है, देन शायद आपका एचडीएफसी है। तो ये आपके 3 बैंक्स हैं। तो ये आपके कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं। सो मींस ये ऐसे होते हैं जो, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगी, दैट इज़ टू बिग और टू स्मॉल टू फेल। मतलब इनको अगर ये फेल हो गए तो कंट्री जो है वो एक बुरी सिचुएशन के अंदर आ जाएगी। इंश्योरर्स में आते हैं एलआईसी, जीआईसी, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये 3 नाम ध्यान रखिए, ये आपके इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताए हैं। तो ये इंश्योरर्स हैं किसी पर्टिकुलर साइज़ के, इनका मार्केट में इंपॉर्टेंस है, डोमेस्टिकली ग्लोबल कनेक्टेड हैं ये, एंड अगर इनका डिस्ट्रेस या जो फेलियर हो गया तो उससे पूरी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर असर पड़ सकता है। कुछ पैरामीटर्स किस तरीके से इनको इंपॉर्टेंट डिसाइड किया गया, क्योंकि इनका साइज ऑफ ऑपरेशंस देखा गया है, प्रीमियम अंडर रिटर्न देखा गया है, वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है, इनकी ग्लोबल एक्टिविटीज़ कितनी है, तो ये सब देखकर डिसाइड किया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स इन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। तो आपका जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने किसी भी इंश्योरर को पर्टिकुलरली परमिट नहीं किया है कि आप इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। एलआईसी जो है वो 2 प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ आती है, एक होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एक होते हैं ट्रेडिशनल प्लान्स। नाउ ये वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो रिटर्न्स हैं वो किसी बेंचमार्क इंडाइसिस से लिंक्ड होंगे, जैसे मान लीजिए सेंसेक्स से या निफ्टी से। तो ये पॉलिसी होल्डर को अलाउ करते हैं कि अगर ये लिंक्ड हैं तो आपको एक गारंटेड वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आरआईडीआई ने मना कर दिया है, ठीक है, कि ऐसे ना सेल करें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020, इसको अमेंड किया गया है, मींस बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, एंड ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया था जून 26 में। तो जून 26 को इसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। इसके थ्रू ये डिसाइड किया जा रहा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में आ जाए, ताकि उनका अच्छे से गवर्नेंस हो सके, अच्छे से बैंकिंग सिस्टम चल सके। क्योंकि आरबीआई जो है वो चाहता है कि इनका जो ये जो अमलगमेशन करते हैं तो इनको भी थोड़ा देखा जाए, इससे आरबीआई उनका इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक देख पाएगी, इनका बैंकिंग सिस्टम देख पाएगी, तो बेसिकली लोगों की हेल्प करने के लिए ही। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो पैसा उठाते हैं पब्लिक इशू से, प्राइवेट प्लेसमेंट से, अनसिक्योर्ड डिबेंचर से भी। अब जो चेंजेस किए गए हैं, मीन्स जो अमेंडमेंट किए गए हैं
उससे स्टेट की पावर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इनका डुअल जो कंट्रोल होता है। एक तो आपका आरबीआई इनको कंट्रोल करती है एंड दूसरा इनको कंट्रोल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी था पीडीएफ के अंदर, आप देख सकते हैं। तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देन ये जो भी रूल्स होंगे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, चेंजेस विल नॉट अप्लाई टू, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डरने की कोई बात नहीं है। ये इसीलिए न्यूज़ में आया क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस पाए गए, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो है 8.6 लाख अकाउंट ऐसे हैं जो कि मीन्स घपले में हैं, जिनका डिपॉजिट अराउंड 5 लाख करोड़ रुपए का है। 1000 फ्रॉड केसेस हैं जिनकी अमाउंट 220 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो इसलिए इनको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड लास्ट पेज पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इनका जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज देखिए वो होती हैं जो ना तो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती, ना जो डीआईसीजीसी का कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में जो छोटे छोटे फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, तो इनके जो लोन है वो 96% तक कम हो गए हैं। मीन्स कहाँ पिछले साल इन्होंने 15,865 करोड़ का लोन दिया था, इस साल सिर्फ 570 करोड़ का ही दिया है एक क्वार्टर के अंदर। ये देखिए मैंने थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू मेंस, कि मेंस में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जो आरबीआई होता है वो कंट्रोल करता है एसेट फाइनेंस कंपनीज को, जो आपकी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, जो आपकी एलसी का फुल फॉर्म मैं थोड़ा भूल गई हूँ, लोन कंपनीज जो होती हैं, मैक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, फैक्टर्स एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो इन सबको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो मिनिमम नेट ओन्ड फंड 5 करोड़ का होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर यहाँ पे 2 करोड़ आएगा। 85% जो नेट एसेट्स हों वो क्वालिफाइंग एसेट्स होने चाहिए। ठीक है, नेट एसेट्स एंड क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है कि एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती हैं। नेट एसेट्स मतलब आपके पास जितने भी कंपनी में एसेट्स हैं उनमें से माइनस कर दीजिए कैश, बैंक का बैलेंस एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को। क्वालिफाइंग एसेट्स अगेन देखिए जो टर्म्स हैं वो आपको 11th 12th की इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगी। 12th की इकोनॉमिक्स में आपको बैंकिंग का चैप्टर मिलेगा, अगर आप किसी से समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस होती हैं। क्वालिफाइंग एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स जो किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सेल के लिए या यूज़ के लिए रेडी हो सकें। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, आरबीआई एक्सटेंड्स इनहैंस्ड बोरोइंग लिमिट फॉर बैंक्स। तो आरबीआई ने सभी बैंक को कहा है कि आपकी बोरोइंग लिमिट हम बढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा और अमाउंट बोरो कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 6 महीने तक आपको ये इजाज़त दी जाती है। जो एमएसएफ स्कीम है ये ध्यान रखिए, ये 2% से 3% कर दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ देयर एनडीटीएल, दैट इज नेट टाइम एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो ये 27 मार्च 2020 से लागू होगा, एंड इसके थ्रू जो आपका फंड्स को जो एसेट्स है वो 1.49 लाख करोड़ मिल पाएगी। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स भी मिल पाएंगी। देन देखिए दिस इज लिक्विडिटी कवरेज रेशो LCR। देन देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, मान लीजिए ओवर द नाइट पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के थ्रू बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। इसे आरबीआई ने 2011-12 में लॉन्च किया गया था, एंड अगर ये तभी लिया जाता है क्योंकि ओवरनाइट किसी से पैसा लेना इट मीन्स आपकी बाकी जगह से जो बोरिंग है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको पर थोड़ा सा रेट जो है वो हल्का सा ज़्यादा लगाया जा सकता है, बट स्पेसिफाइड करना होता है। देन नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़ मीन्स वो डिपॉजिट्स जो एक बैंक दूसरे बैंक में जमा करता है। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मीन्स ऐसे एसेट्स जो बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। लास्ट टॉपिक करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना। तो मत्स्य मीन्स मछली, तो फिशरीज सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है 5 साल के लिए, 2020 से 2025 तक चलेगी। सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ही पार्ट है।
फोकस करना है मेराइन पर, इनलैंड फिशरीज़ पर, एक्वाकल्चर पर, ठीक है। एम यही है कि और 70 लाख टन जो है वो एडिशनल डेवलपमेंट हो सके फिशरीज़ की 2024-25 तक। जो अर्निंग्स हैं वो कम ना हो, एक्सपोर्ट की जो अर्निंग्स हैं वो 1 लाख करोड़ तक बढ़ सकें, इनकम जो है वो फिशरीज सेक्टर के अंदर डबल हो सके, जो लॉसेज हैं वो 20-25% से घट के 10% पे आ सकें, 55 लाख और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। सो दिस इज़ ब्लू रिवॉल्यूशन। स्टार्टअप्स हो सके, बायो टॉयलेट्स, जो आपके फिशरीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छे डेवलप हो सकें। देन देखिए एक फ़िश ब्लड बैंक बना है सीतामढ़ी के अंदर, एक्वा डिसीज़ रेफरल लैब बनी है किशनगंज के अंदर, 1 यूनिट फ़िश फीड मिल बना है माधेपुरा के अंदर, 2 यूनिट फ़िश ऑन व्हील्स बना है पटना के अंदर, एंड एक आपकी यूनिवर्सिटी भी बनी है बिहार के अंदर। तो वो नेक्स्ट पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा, बस एक लाइन है। ओके, सो थैंक यू सो मच। 108 पेजेस तक हमने कर लिया है, 80 पेजेस अभी भी बाकी हैं। मिनिमम मैं 8 डेज़ लगा कर चल रही हूँ, तो आपका 6 या 7 नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट अक्टूबर का भी करंट अफेयर की पीडीएफ आ जाएंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दैट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन मेल मी और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगे एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। थैंक यू।